देखो कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक और सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 सिस्टम किए थे फ्रॉग के। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब फ्रॉग की बॉडी में अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे उन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। The excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder. अब फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? देखो पहली बात, a pair of kidney मतलब कितनी किडनी होंगी? दो किडनी होंगी और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे यूरेटर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होते हैं? किडनी से जो वो 2 ट्यूब नहीं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। एक होगा क्लोआका। क्लोआका तो पता है तुम्हें, है ना, लास्ट जो ओपनिंग थी वो। और एक होगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। तो फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहला क्या है? पेयर ऑफ किडनी, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा क्लोआका, फोर्थ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। These are compact dark red and bean like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. फ्रॉग के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होगी उस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती किडनी। क्या प्रेजेंट होती है? किडनी। ये बात तुम्हें पता थी? किडनी हमारी बॉडी में आगे होती है या पीछे होती है? पीछे। कहाँ होती है? पीछे होती है। ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होगा? किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होगी? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है। सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं ना तो ये है एंटीरियर और नीचे वाला पोस्टीरियर। ठीक है। जैसे इसकी अगर बात करूं तो ये पार्ट एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ठीक है। जो पास वाला है वो पोस्टीरियर, जो दूर वाला है वो एंटीरियर। ठीक है। तो किडनी होती क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा पोस्टीरियरली। कैसे प्रेजेंट होगी? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। अब किडनी के बारे में बताया कि किडनी कंपैक्ट होती है। कैसी होती है किडनी? कंपैक्ट होती है। दूसरी बात, कलर होगा उसका डार्क रेड। किडनी का कलर कैसा है? डार्क रेड। और शेप हमें पता है बीन शेप होती है। किडनी की शेप कैसी होगी? बीन शेप होगी। ठीक है। उसके बाद है each kidney is composed of several structural and functional units called uniferous tubules और nephrons। जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। क्या है? सेल। इसी तरीके से जो किडनी है वो कैसे बनी हुई है? भूमिका तुम क्लास से बाहर चले जाओ। जो किडनी है, किडनी क्या है? किडनी भी किसी न किसी छोटी चीज से बनी होगी। तो जो सबसे छोटी चीज है जिससे किडनी बनी हुई है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। उसका एक और नाम होगा यूनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होगा नाम? यूनिफेरस ट्यूब्यूल। अब 2 ureters emerge from the kidneys in the male frog। मेल फ्रॉग में क्या होगा? जैसे एक किडनी ये होगी, एक किडनी ये होगी, तो एक पाइप निकलेगी इस किडनी से और एक निकलेगी इस किडनी से। इनको बोलेंगे यूरेटर। क्या बोलेंगे? यूरेटर। तो किडनी से निकलेंगी यूरेटर। क्या निकलेंगी? यूरेटर। और ये बात हो रही है मेल फ्रॉग की। ऐसा किसके अंदर होगा? मेल फ्रॉग के अंदर। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोआका। अब मेल फ्रॉग में क्या होता है? ऐसे ही ह्यूमंस में भी होता है। जैसे ह्यूमंस में क्या होगा? जो मेल होते हैं, ह्यूमन मेल, उनमें यूरिनेशन के लिए मतलब यूरिन बाहर निकालने के लिए और जो भी उनके स्पर्म वगैरह वो बाहर निकालने के लिए सेम ट्रैक्ट होती है। ठीक है। अगर दोनों चीजों के लिए सेम ट्रैक्ट है तो उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसा है? हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर यूरिन के लिए अलग डक्ट है और दूसरी डक्ट अलग है। तो हमारे अंदर यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से मेल फ्रॉग में भी क्या होता है कि जो यूरेटर है वो किसका काम करेगी? यूरिनोजेनिटल डक्ट का। मतलब यहीं से स्पर्म वगैरह आएंगे और यहीं से उसका यूरिन आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है, यूरेटर को ही बोल रहे हैं, ये डक्ट आगे जाके खुलेगी क्लोआका में। किसमें खुलेगी?
क्लोआका में। अब फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो यूरिटर जो होते हैं और जो ओविडक्ट होते हैं वो अलग अलग खुलेंगे क्लोआका में। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं मैं? जैसे ये किडनी फीमेल के अंदर, ठीक है, अब यहां से भी निकलेगी यूरिटर और यहां से भी निकलेगी यूरिटर, ठीक है। यही यूरिटर काम कर रही है यूरिन पास कराने का भी और स्पर्म पास कराने का भी। तो ये यूरिटर जाके खुलेगी किसमें? क्लोआका में। किसमें खुलेगी? क्लोआका में, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि यूरिटर अलग होगी और जो ओविडक्ट है, मतलब जो एग लेके आ रही है, वो डक्ट अलग होगी। मेल में तो दोनों के लिए एक ही डक्ट थी, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। पर यहाँ पे क्या है, ओविडक्ट अलग है, मतलब एग वाली डक्ट अलग है और यूरिन के लिए डक्ट अलग है। ये डक्ट अलग से खुलेगी क्लोआका में और ये डक्ट अलग से खुलेगी। ये डक्ट कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो ये किसकी बात होगी? मेल की और फीमेल की, ठीक है। The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which opens in the cloaca. अब देखो, हमने किडनी में क्या क्या देखा था? एक तो पेयर ऑफ किडनी था, यूरिटर्स थे, यूरिटर्स के बाद क्या था? क्लोआका, और क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होगा, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कल जब हम वो पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, तो एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था? रेक्टम। क्या था? रेक्टम। तो रेक्टम जो था उसके वेंट्रल में, वेंट्रल का मतलब क्या होता है? आगे या पीछे? आगे। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? आगे। मतलब रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होगा? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन क्या है? वेंट्रल टू रेक्टम। वेंट्रल टू रेक्टम इज द लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है वो थिन होती है। यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिन होगी और यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके खुलता है क्लोआका में। किसमें खुलता है? क्लोआका में। यूरिनरी ब्लैडर किसमें खुलेगा? क्लोआका में खुलेगा। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया। जो फ्रॉग है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया। तो इसीलिए हम फ्रॉग को कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। क्या कहते हैं? हमारी बॉडी में ना अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जो अपनी बॉडी से बाहर अमोनिया निकालता है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। जो अपनी बॉडी से बाहर यूरिया निकालता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। जो अपनी बॉडी से बाहर यूरिक एसिड निकालता है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। जो बाहर, देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो भी काम की चीजें हैं उसको तो इंटेस्टाइन क्या कर लेती है? अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो बच गया खाने में, सारी चीजें तो हमारे काम की नहीं है। जो बच गई उसको हम रोज बाहर निकालते हैं, है ना। उसमें से अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो बाहर निकाल रहा है उसमें अगर अमोनिया है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। अगर उसमें यूरिया है, अगर ये एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम ह्यूमंस में, अगर उसमें यूरिया है, जो हम एक्सक्रीशन बाहर निकाल रहे हैं, अगर उसमें यूरिया है तो एनिमल होगा यूरियोटेलिक। अगर उसमें यूरिक एसिड है तो एनिमल होगा यूरिकोटेलिक। एनिमल क्या होगा? यूरिकोटेलिक। तो फ्रॉग जो है उसके एक्सक्रीटा में क्या है? यूरिया। इसीलिए फ्रॉग है यूरियोटेलिक। ध्यान रखना, ऑप्शन में यूरिकोटेलिक आए तो वो नहीं करना। फ्रॉग कैसा है? यूरियोटेलिक, क्योंकि ये क्या एक्सक्रीट कर रहा है? यूरिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। अब हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे ब्लड में, ठीक है। क्योंकि ब्लड ही टिश्यूज से सब कुछ उठा के लाता है, तो ब्लड टिश्यूज से अलग अलग जगह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को उठा के लाएगा, ठीक है। उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वो उठा के लाएगा किडनी के पास। किसके पास लेके आएगा? किडनी के पास। फिर किडनी क्या करेगी? उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेपरेट कर देगी, ठीक है। जो काम का है उसको रख लेगी, जो काम का नहीं है उसको बाहर एक्सक्रीट कर देगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आया समझ? क्या क्या था एक्सक्रीटरी सिस्टम में? पेयर ऑफ किडनी, किडनी से निकली दो ट्यूब, है ना, यूरिटर्स। क्या निकली? यूरिटर्स। एक था क्लोआका और एक है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर कंट्रोल के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब तुम समझते हो, जैसे अगर हम सारे मिलजुल के काम करें तो हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो भी कोऑर्डिनेशन में काम करती है। जैसे जो मैं सोच रही हूँ वही मैं बोल रही हूँ, उसी हिसाब से मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, तो मेरी पूरी बॉडी क्या है, कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है, अगर मैं चल रही हूँ तो मेरा मतलब मेरे को सुनाई भी दे रहा है, मेरे को दिखाई भी दे रहा है, पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, मिलजुल के काम कर रही है। तो फ्रॉग के अंदर भी जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो हाईली इवॉल्व्ड है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से होगा इसमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब फ्रॉग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए दो चीजें काम में आएंगी, एक तो न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। क्या होता है काम, हार्मोन सिक्रीट करना। तो हमारे पास फ्रॉग के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते। पहली चीज क्या है, न्यूरल सिस्टम, दूसरी चीज क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब फ्रॉग की बॉडी में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गन ने कोई हार्मोन सिक्रीट किया, वो दूसरे ऑर्गन के पास गया, उसने उसकी हेल्प की, तो आपस में सारे क्या कर रहे हैं, केमिकली कोऑर्डिनेट हो रहे हैं ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कराएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कराएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर पूछा जाए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन बताओ कौन कराएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या सिक्रीट करके, हार्मोन सिक्रीट करके। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो क्लियरली दिखाई दे, है ना, मतलब जो मेजरली हमें मिल रहे हैं। तो मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है फ्रॉग में वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है पैराथायराइड। एक है थाइमस और पीनियल बॉडी एंड पेनक्रिएटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स और गोनेड्स। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो पहले पी वाले ढूंढ लो। पी वाले कितने हैं, चार है ना पी वाले। पहला हो गया पिट्यूटरी, पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है पैराथायराइड ग्लैंड, दूसरा क्या है, पैराथायराइड। अब पैराथायराइड के साथ थायराइड भी कर लो, है ना, तो पैराथायराइड और थायराइड। थर्ड है पी से पीनियल ग्लैंड। थर्ड कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। और एक बच गया पेनक्रिएटिक आइलेट्स। एक क्या है, पेनक्रिएटिक आइलेट्स। ठीक है, अब और क्या होंगे, एड्रिनल्स और गोनेड्स, और एक बच गया थाइमस। ठीक है, एड्रिनल्स, गोनेड्स और थाइमस। ठीक है, तो कितने ग्लैंड देखे, पहले पी वाले बताओ। पी वाला पहला क्या है, पिट्यूटरी। दूसरा, अच्छा एक काम करो, पैराथायराइड ना बिल्कुल लास्ट में बोलना, ठीक है, पहले बोलो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद पीनियल, नेक्स्ट पैनक्रिएटिक, नेक्स्ट पैराथायराइड। अब पैराथायराइड के साथ बोलो थायराइड। थायराइड में भी टी आ रहा है और टी से एक हो रहा है थाइमस, तो थायराइड के साथ ही थाइमस। एक है एड्रिनल और एक होंगे गोनेड्स। ठीक है, अब ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये सारे क्या सिक्रीट करेंगे, हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे। अब हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम में आते हैं और न्यूरल सिस्टम भी काम में आता है। तो अगला हम देखेंगे, द नर्वस सिस्टम इज organized into a central nervous system, a peripheral nervous system and an autonomic nervous system। अब जो इनका न्यूरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या है, सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होंगे, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं, दो, ब्रेन और स्पाइनल कोड। उसके बाद आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब इसको कैसे याद रखोगे, ब्रेनियम, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है ना, उन नर्व्स का नाम है क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलेंगी उनका नाम स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कोड से निकलेंगी स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, लास्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है 3 पार्ट है उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन से निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स, ये आएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कौन से नर्वस सिस्टम में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। अब जो फ्रॉग का ब्रेन है उससे निकलेंगे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी? 10 पेयर। 10 पेयर मतलब 20। 10 पेयर मतलब 20। तो नंबर पूछे तो 20 है क्रेनियल नर्व और पेयर पूछे तो 10 है। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट भी रखना है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखेंगे एक बॉक्स में, वो बॉक्स है ब्रेन बॉक्स। क्या है वो? ब्रेन बॉक्स। और उस ब्रेन बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जो फ्रॉग का ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन देखो, फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा? पहला आएंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स। पहले क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। दूसरे हैं पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। दूसरे क्या है? पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और एक है अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। एक क्या है? अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। जब हम ह्यूमन का पढ़ेंगे ना ब्रेन, तो तुम्हें इन सब बातों का पता चल जाएगा। एक बार सेरिब्रल हेमिस्फेयर देखो कैसा होता है। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है पता है? स्मेल, है ना? तो ऑल्फैक्टरी लोब मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे स्मेल करने में हेल्प कर रहा है ना। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कैसे होंगे? जैसे जब भी तुम ब्रेन देखते हो तो ब्रेन में तुम्हें कुछ यूं 2 हेमिस्फेयर नहीं दिखाई देते, है ना? इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ब्रेन में इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब है फोर ब्रेन में। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कैसे होंगे? पेयर्ड। ठीक है, और डायंसेफेलॉन जो होगा वो होगा अनपेयर्ड। डायंसेफेलॉन भी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। ठीक है, तो ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट। एक तो ऑल्फैक्टरी लोब, वो एरिया जो स्मेल करने में हेल्प करेगा। एक पेयर होगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर का और एक प्रेजेंट होगा डायंसेफेलॉन। क्या होगा? डायंसेफेलॉन। तो क्वेश्चन यूं आ सकता है, डायंसेफेलॉन कौन से एरिया का पार्ट है? फोर ब्रेन का। ठीक है, अब आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक लोब्स। क्या प्रेजेंट होंगे? ऑप्टिक लोब्स, मतलब जो देखने में हेल्प करते हैं। और ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं पेयर में। ऑप्टिक लोब किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सा पेयर में और कौन सा सिंगल है। ठीक है, तो ऑप्टिक लोब्स क्या है? पेयर में। 2 आंखें हैं तो ऑप्टिक लोब भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, है ना? फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में होगा सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ध्यान रखना ये सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं है। ठीक है, क्या ये सेरिबेलम? तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा passes out through foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column। अब होगा क्या कि जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है। उस होल का नाम है फोरामेन मैग्नम। क्या है होल का नाम? फोरामेन मैग्नम। तो अब होगा क्या कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास करेगा और पास करके ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। किस तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? बैकबोन है ना हमारी रीढ़ की हड्डी। जैसे ये मान लो हमारी बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे बीच में खाली जगह, जैसे यूं मैं बना दूं तो बीच में क्या है? खाली जगह। इस खाली जगह को खाली जगह से पास करेगी स्पाइनल कॉर्ड। कौन पास करेगी? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का। सीएनएस में क्या क्या तुम्हारे पास? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व निकलेंगी? स्पाइनल नर्व, वो भी एक नर्व है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन वाले पार्ट में हाइंड ब्रेन मतलब नीचे वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन में दो चीजें, एक तो सेरिबेलम और एक मेडुला ओब्लोंगाटा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है फोरामेन मैग्नम। क्या प्रेजेंट है? फोरामेन मैग्नम। यहाँ से क्या आएगा? मेडुला ओब्लोंगाटा। क्या आएगा? मेडुला ओब्लोंगाटा। और किस तक जाएगा वो? समझ गए? जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या है? तीन चीजें हैं। एक तो है ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर में हो गया सिंगल में? ऑल्फैक्टरी लोब अनपेयर्ड। देखो एक बार क्या है ऑल्फैक्टरी लोब? क्या है? हाँ, तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या है? अनपेयर्ड। और क्या आ गया? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये होंगे पेयर में। और तीसरा क्या आ गया? डायंसेफेलॉन, ये भी अनपेयर्ड होगा, ठीक है। ये तो बात की हमने फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या होगा? ऑप्टिक नर्व्स, पेयर में या सिंगल? पेयर में। थर्ड क्या है ब्रेन का पार्ट? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में दो चीजें होंगी, क्या क्या? सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा। अब मेडुला ओब्लोंगाटा पास करेगा फोरामेन मैग्नम से और कहां तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड है, किसमें एनक्लोज्ड है स्पाइनल कॉर्ड? वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके सेंसरी ऑर्गन्स है। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। फ्रॉग के अंदर अलग अलग चीज को सेंस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। अगर फ्रॉग के हम टच वाले ऑर्गन की बात करें तो उसको बोलेंगे सेंसरी पेपिले। टच के लिए फ्रॉग में क्या है? सेंसरी पेपिले, ठीक है। टेस्ट के लिए इसके पास है टेस्ट बर्ड। टेस्ट के लिए क्या है? टेस्ट बर्ड। स्मेल के लिए इसके पास है नेजल एपिथेलियम। स्मेल के लिए क्या है? नेजल एपिथेलियम। विजन के लिए, देखने के लिए इसके पास है आईज। सुनने के लिए इसके पास है टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स, ठीक है। तो टच के लिए फ्रॉग के पास कौन सा सेंस ऑर्गन है? सेंसरी पेपिले, ठीक है। देखने के लिए आईज, आंखें, विजन के लिए। सुनने के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स, ठीक है। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम। टेस्ट के लिए फ्रॉग के पास है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। अब out of these, eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings। जैसे हमारे अंदर तो क्या है? आईज अलग से दिखाई दे रही है, ऐसे हर स्ट्रक्चर अलग से दिखाई दे रहा है ना। ईयर अलग से दिखाई दे रहे, नोज अलग से दिखाई दे रहा है। पर फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। फ्रॉग में सिर्फ दो ही चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो दो चीजें हैं आईज और इंटरनल ईयर्स। फ्रॉग में दो ही चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्या क्या? आईज और इंटरनल ईयर्स। आईज और इंटरनल ईयर्स। बाकी की जो ये चीजें है ना, जैसे सेंसरी पेपिले, नेजल एपिथेलियम, ये और कुछ नहीं है बल्कि सेलुलर एग्रीगेशन है। सेलुलर एग्रीगेशन मतलब ऐसे ही सेल इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है। किसके अराउंड? नर्व एंडिंग्स के अराउंड। किसके अराउंड? नर्व एंडिंग्स के अराउंड। जहां पे नर्व खत्म हो रही है वहां पे ऐसे ही कुछ सेल्स इकट्ठे हो रखे हैं। वही सेल्स कहीं पे बना रहे हैं सेंसरी पेपिले, कहीं पे टेस्ट बर्ड, कहीं पे नेजल एपिथेलियम। बस दो ही चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो है इंटरनल ईयर्स और आईज, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। अब जो तुमने वो देखा है कभी? स्केलेटन देखा है? खोपड़ी देखी है? उसमें क्या होता है यहाँ ना, मतलब जैसे आंखें तो होती नहीं उसकी, तो यहाँ बहुत तुम्हें ऐसे गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। देखा हो तो कभी खोपड़ी देखी हो तो देखा है? तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट के अंदर ही हमारी आईज फिट है, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर भी क्या है कि जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट है
ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है पेयर ऑफ आईज। क्या प्रेजेंट है? पेयर ऑफ आईज। और आईज की शेप है स्फेरिकल। आईज की शेप क्या है? स्फेरिकल। तो आईज होती कहाँ है? स्कल में ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट में प्रेजेंट होती हैं आईज। शेप क्या है आईज की? स्फेरिकल। अब फ्रॉग के अंदर जो आईज है ना वो सिंपल आईज है। कैसी आईज है? सिंपल आईज है, पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट। उसमें सिर्फ क्या होती है? एक ही यूनिट होती है। जैसे हमारी आंख में क्या एक यूनिट दिख रही है तुम्हें, है ना? कॉर्निया अलग होता है, अलग अलग पार्ट है हमारी आई के। तो हमारी आईज है कंपाउंड आईज। कैसी आईज है? कंपाउंड आईज। पर फ्रॉग की आईज कैसी होती हैं? सिंपल आईज होती है, इनमें सिर्फ एक यूनिट होगी। एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग में एब्सेंट होता है, फ्रॉग में प्रेजेंट होंगे बस इंटरनल ईयर्स, ठीक है। एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। फ्रॉग में इंटरनल ईयर होते हैं और बाहर से हमें सिर्फ टिम्पेनम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टिम्पेनम। एक्सटर्नल ईयर इसमें एब्सेंट होते हैं फ्रॉग में, ठीक है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, यानी इक्विलिब्रियम। हम यूं सोचते हैं कानों का काम बस सुनना है। कानों के ना दो काम होते हैं, ईयर्स के दो काम है, एक तो सुनना और दूसरा हमारी बॉडी को बैलेंस रखना। जो हम बैलेंस करके यूं खड़े हुए हैं ना और चल रहे हैं, जो तुम्हें पता है जो भी इंसान ड्रिंक करके आते हैं वो सही से क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, उनकी ये जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, बैलेंसिंग की एबिलिटी। क्यों? क्योंकि उनके कान और उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है, इसीलिए उनमें बैलेंसिंग नहीं हो पाती। तो कानों के दो काम है ईयर्स के, पहला हियरिंग, दूसरा बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक बार रोक दो 2 मिनट के लिए। बैलेंसिंग का काम तो सेरिबेलम। देखो अब हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। फ्रॉग्स है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे इनके अंदर सेंसरी पैपिले वगैरह इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है इनके अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस which are found adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium। बहुत लंबी लाइन बोल दी। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होते टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस। अब टेस्टिस की शेप होती है ओवॉइड। कैसी शेप होगी? ओवॉइड, ओवल लाइक, ठीक है, अंडे जैसी। अब उसके बाद टेस्टिस का कलर होता है येलोइश। कलर कैसा होगा? येलोइश। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक टेस्टिस होगा या दो टेस्टिस होंगे। अब ये टेस्टिस जो है ना ये अडहेर होते हैं। अडहेर मतलब जुड़े हुए होते हैं किडनी के अपर पार्ट से, ठीक है, किडनी के अपर पार्ट से जुड़े हुए होंगे। जैसे ये किडनी है, ठीक है, किडनी कहाँ गई? हाँ ये रे, ये किडनी है, तो किडनी के अपर पार्ट से जुड़े हुए होंगे कौन? टेस्टिस। कौन जुड़े हुए होंगे? टेस्टिस जुड़े हुए होंगे। शेप क्या है इनकी? ओवॉइड। शेप क्या है? ओवॉइड। कलर येलोइश। सिंगल होंगे या पेयर में? पेयर में। अब ये जुड़े हुए होते किडनी के अपर पार्ट से बाय अ डबल फोल्ड, एक डबल फोल्ड की हेल्प से जुड़े होंगे बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होगा और उसको बोलेंगे मेसोर्कियम। क्या बोलेंगे? मेसोर्कियम। तो डायग्राम में देखो किडनी है, किडनी के अपर पार्ट से जुड़े होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की शेप ओवॉइड, ठीक है। अब शेप ओवॉइड है, कलर कैसा है? येलोइश। कलर कैसा है? येलोइश। अब यहाँ पे ना एक डबल फोल्ड होगा। डबल फोल्ड होगा किसका? पेरिटोनियम का। किसका? पेरिटोनियम का। उसको बोलते हैं मेसोर्कियम। क्या बोलेंगे? मेसोर्कियम। उसकी हेल्प से ये टेस्टिस जुड़े होते हैं किडनी के अपर पार्ट से, ठीक है। टेस्टिस जुड़े होंगे किडनी के अपर पार्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाजा एफ्रेंशिया। वाजा एफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। अब टेस्टिस से क्या निकलेंगी? वाजा एफ्रेंशिया निकलेंगी। देखो ये छोटी छोटी डक्ट दिख रही हैं तुम्हें यहाँ पे, ये डक्ट जो है ना, इन डक्ट्स का नाम है वाजा एफ्रेंशिया। क्या है डक्ट्स का नाम? वाजा एफ्रेंशिया। तो टेस्टिस से निकलती हैं डक्ट्स, उन डक्ट्स का नाम है वाजा एफ्रेंशिया। अब वाजा एफ्रेंशिया का नंबर होता है 10 से 12। वाजा एफ्रेंशिया का नंबर कितना है? 10 से 12। अब ये जो वाजा एफ्रेंशिया है ये एंटर करेंगी किडनी में। कहाँ पे एंटर करेंगी? किडनी में। ऑन देयर साइड। ऑन देयर साइड मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट वाली किडनी में एंटर करेगी, राइट से
राइट वाली किडनी में एंटर करेगी एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल, और आगे जाके कैनाल में खुलती है वाजा एफरेंशिया। उस कैनाल का नाम है बीडर्स कैनाल। क्या है कैनाल का नाम? बीडर्स कैनाल। देखो यहाँ पे वाजा एफरेंशिया कैनाल में खुल रही है ना, कैनाल का नाम क्या होगा? बीडर्स कैनाल। हमने क्या देखा? टेस्टिस। टेस्टिस जो है, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? किडनी के अपर पार्ट पे, ठीक है। उस अपर पार्ट से वो अटैच्ड है मेसोर्कियम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मेसोर्कियम की हेल्प से। और मेसोर्कियम है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस से लेफ्ट साइड में भी वाजा एफरेंशिया निकलेगा और राइट साइड में भी वाजा एफरेंशिया निकलेंगी। वाजा एफरेंशिया का नंबर कितना है? 10 से 12। अब ये वाजा एफरेंशिया लेफ्ट साइड से लेफ्ट किडनी में खुलेंगी और राइट साइड से राइट किडनी में खुलेंगी। आगे जाके ये खुलती हैं एक कैनाल में, उस कैनाल का नाम है बीडर्स कैनाल। क्या है कैनाल का नाम? बीडर्स कैनाल, ठीक है। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys and opens into the cloaca. जो मेल फ्रॉग के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट थी, वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल फ्रॉग में कहाँ पे खुल रही थी? क्लोआका में। अब उस यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ जुड़ जाएगी ये बीडर्स कैनाल। क्या जुड़ जाएगी? बीडर्स कैनाल। बीडर्स कैनाल में आके कौन खुल रही थी? वाजा एफरेंशिया, ठीक है। वाजा एफरेंशिया आके खुली बीडर्स कैनाल में और अब आगे जाके वो जुड़ जाएगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ। और हमें पता है मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट किस में खुलती है? क्लोआका में खुलती है। द क्लोआका। अब क्लोआका क्या होता है? देखो, क्लोआका जो है एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है दैट इज यूज्ड टू पास फिकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। क्लोआका का काम क्या होता है? वो बाहर 3 चीजें फेंकता है। क्या क्या? पहला फिकल मैटर, फिकल मैटर मतलब जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो। दूसरा यूरिन, तीसरा स्पर्म्स, ठीक है। क्लोआका बाहर क्या क्या फेंकेगा? पहला फिकल मैटर, दूसरा यूरिन, तीसरा स्पर्म्स, ठीक है। साइज कैसा है क्लोआका का? स्मॉल। और ये एक मीडियम चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएंगे? पेयर ऑफ ओवरीज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था? पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ होंगे पेयर ऑफ ओवरीज। अब ओवरीज जो होती है वो भी सिचुएटेड होंगी किडनी के पास। कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? किडनी के पास। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। लेकिन ओवरीज का किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने मेल के अंदर देखा यूरिनोजेनाइटल डक्ट सेम है ना, एक ही है, वहीं से यूरिन पास हो रहा है और वहीं से स्पर्म पास हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। मेल फ्रॉग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। वाजा एफरेंशिया सब किडनी में ही खुल रहे थे, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, एक्सक्रीटरी पार्ट अलग है। बस ओवरीज किडनी के पास प्रेजेंट है पर उनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। मेल में तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट थी, वहीं से यूरिन और वहीं से स्पर्म, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। A pair of oviduct arising from the ovaries opens into the cloaca separately, ठीक है। अब जैसे एक ये ओवरी होगी, एक ये ओवरी होगी, तो इस ओवरी से जो ट्यूब निकलती है उसका नाम है ओविडक्ट। यहाँ से जो ट्यूब निकलेगी उसका नाम भी क्या है? ओविडक्ट। अब वो ओविडक्ट खुलेगी क्लोआका में। कहाँ खुलेगी? क्लोआका में। लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में। अब मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 300 ओवा एट अ टाइम। ओवा होते हैं एग। ओवा क्या होते हैं? एग। तो जो एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है ना, वो एक बार में कितने अंडे देती है? 2500 से 3000 अंडे दे सकती है, ठीक है। कितने ओवा दे सकती है एक फीमेल? मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा दे सकती है। अब फर्टिलाइजेशन इनमें होता है एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि फीमेल ने क्या किया है? एग अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। एग अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो जैसे पानी में एग रिलीज हो गया, बाहर से क्या आएगा? स्पर्म भी आएगा। तो फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है या फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है? वाटर में। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है यहाँ पे? एक्सटर्नल है। और फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में। कहाँ होता है?
वाटर में। फीमेल एग रिलीज कर देगी और मेल स्पर्म रिलीज कर देगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। यहाँ पे जब एग है, एग से जब मैच्योर अडल्ट फ्रॉग बनता है तो उनके बीच में बनेगा एक लार्वा। क्या बनेगा? एक लार्वा। और फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। फ्रॉग में कौन सा लार्वा होगा? टेडपोल लार्वा। टेडपोल के अंदर होता है मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। अब ये टेडपोल लार्वा है, लार्वा से अडल्ट सिर्फ तभी बनेगा जब मेटामॉर्फोसिस होगा। क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम में लिखवाया था, ठीक है। तो लार्वा से अडल्ट कब बनेगा? जब कौन सी प्रोसेस होगी? मेटामॉर्फोसिस। अब फ्रॉग जो है वो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो खाते हैं इंसेक्ट को और हमारी क्रॉप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट हमारी क्रॉप को हार्म करा सकते हैं उन इंसेक्ट्स को खा जाता है कौन? है फ्रॉग। कौन खा जाता है? फ्रॉग। अब फ्रॉग जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं बिकॉज दीज सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। फूड चेन पता है तुम्हें क्या होती है? जैसे डियर है, हिरण है, वो घास को खा रहा है ना, और लायन जो है वो डियर को खा रहा है, तो ये क्या है? फूड चेन। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि डियर को लायन ही खाए, टाइगर भी तो खा सकता है ना। घास को जरूरी थोड़ी डियर खाए, कोई और भी तो खा सकता है। तो ये चेन ऐसे कभी सीधी नहीं होती, मतलब नेचर में हमें कभी भी फूड चेन मिलती ही नहीं। ये पूरा एक नेटवर्क होता है कि कोई भी किसी को भी खा सकता है, उसको बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो जो फ्रॉग है ना उसने हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखा है। कैसे मेंटेन करके रखा है? क्योंकि फ्रॉग एक इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन का और फूड वेब का, ठीक है। जो हमारे इकोसिस्टम है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसमें फ्रॉग एक इंपॉर्टेंट लिंक है। किसका इंपॉर्टेंट लिंक है? फूड चेन और फूड वेब का। इसीलिए उसने हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखा हुआ है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड बाय मेन। कुछ देशों में क्या होता है कि जो फ्रॉग की मस्कुलर लेग्स हैं उनका लोग यूज करते हैं, ठीक है। कर दो।